नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज के स्रोतों के आधार पर हम दिन की उन बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे जो सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि जिनके पीछे कोई बड़ा मतलब छिपा है। हमारा मकसद है तथ्यों को इस तरह जोड़ना कि पूरी तस्वीर साफ हो सके। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि कैसे एक एयरलाइन का मैनेजमेंट संकट लाखों लोगों को जमीन पर ले आता है, कैसे मौसम का मिजाज सेहत के लिए खतरा बन रहा है। और कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई जंग छिड़ गई है। हाँ, चलिए इन सभी मुद्दों पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पिछले एक हफ्ते से हवाई यात्रा करने वालों की आप कह सकते हैं नींद उड़ा रखी है। इंडिगो एयरलाइन एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। बहुत बड़े। जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। हाँ, 7 दिनों में 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द। सोचिए, 4,500 और लगभग 6 लाख यात्री। 6 लाख यात्री परेशान हुए। और ये सिर्फ यात्रियों की परेशानी तक ही सीमित नहीं है, ये एक बड़ा आर्थिक झटका भी है। एयरलाइन को अब तक 827 करोड़ रुपए का रिफंड देना पड़ा है। अच्छा, और शेयर बाजार में उसके शेयर 15% तक गिर गए हैं। तो सवाल यह है कि अचानक ऐसा हुआ क्या कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इस तरह लड़खड़ा गई। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। खबरों में जो वजह बताई जा रही है वो है नए FDTL नियमों के तहत क्रू रोस्टरिंग में विफलता। FDTL नियम ये असल में हैं क्या, और ये इतने जरूरी क्यों हैं कि इनके चलते इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया। देखिए, FDTL का मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। ये नियम पायलट और कैबिन क्रू के काम करने के घंटे, उनकी आराम की अवधि और वो लगातार कितनी उड़ानें भर सकते हैं, ये सब तय करते हैं। अच्छा। और हाल ही में इन नियमों को और सख्त किया गया ताकि थकान की वजह से होने वाले हादसों को रोका जा सके। सुरक्षा के लिहाज से तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। मतलब क्रू को ज्यादा आराम देने के लिए नियम बदले गए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिगो का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो क्रू की ड्यूटी लगाता है, वो इन नए और सख्त नियमों के लिए तैयार नहीं था। तो सिस्टम फेल हो गया। एक तरह से हाँ। नतीजा ये हुआ कि सिस्टम ने उड़ानों के लिए क्रू ही अलॉट नहीं किया और हजारों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। ये टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों की विफलता है और इसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। सरकार ने भी अब हस्तक्षेप किया है ना। हाँ, सरकार ने 500 किलोमीटर तक की रूट पर हवाई किराए की सीमा 7,500 रुपए तय कर दी है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो साफ है कि मैनेजमेंट की एक चूक ने हजारों लोगों की यात्रा को मुश्किल बना दिया। लेकिन मुश्किलों का सामना एक और वजह से हो रहा है, और वो है मौसम। चलिए कश्मीर की तरफ चलते हैं, जहां कड़ाके की ठंड एक स्वास्थ्य संकट का रूप ले रही है। हाँ, श्रीनगर में पारा -1 डिग्री तक लुढ़क गया है, लेकिन सिर्फ ठंड ही समस्या नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब बर्फबारी नहीं हो रही। इस ड्राई कोल्ड की वजह से हवा में प्रदूषण और वायरस ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। अच्छा। और इससे सांस से जुड़ी बीमारियां और फ्लू तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों की OPD में 10% से ज्यादा मरीज इन्हीं लक्षणों के साथ आ रहे हैं। और मैंने पढ़ा कि कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत भी होने वाली है। ये एक खास तरह का शब्द है, इसका क्या मतलब है? चिल्लाई कला ये कश्मीर में सर्दियों के सबसे कठोर 40 दिनों की अवधि को कहते हैं। ये 21 दिसंबर के आसपास शुरू होता है। ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। मतलब सबसे ज्यादा ठंड वाले दिन। बिल्कुल। इस दौरान ठंड अपने चरम पर होती है, झीलें और नदियाँ जम जाती हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से ये सबसे खतरनाक समय होता है। हाइपोथर्मिया और निमोनिया का खतरा बहुत बढ़ जाता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। चलिए अब देश की सुरक्षा से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर आते हैं। एक तरफ 125 सीमा सड़क संगठन यानी BRO की परियोजनाएं देश को समर्पित की गईं। और वहीं रक्षा उत्पादन को लेकर कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। हाँ, वही मैं कहने वाला था। भारत का रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। माशाअल्लाह। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है निर्यात का आंकड़ा, 24,000 करोड़ रुपए। 24,000 करोड़ का निर्यात। जी, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बड़े रणनीतिक बदलाव का सबूत है। हाँ। कुछ साल पहले तक भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक था। हाँ। आज हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और तेजस जैसे लड़ाकू विमान दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो क्या ये आत्मनिर्भर भारत पहल का जमीनी असर है? निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक बड़ी सैन्य औद्योगिक शक्ति बनने की राह पर है। इससे न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है बल्कि दुनिया में हमारी सामरिक स्थिति भी मजबूत होती है।
राजनीतिक गलियारों में भी आज काफी हलचल रही। कई छोटी बड़ी खबरें हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की वंदे मातरम पर टिप्पणी या तमिलनाडु में अभिनेता विजय की रैली को अनुमति न मिलना। हाँ, गोवा क्लब आग मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। बिल्कुल। लेकिन एक खबर जो सबसे अलग है वो केरल से है, जहां मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक बहस की चुनौती स्वीकार कर ली है। ये आजकल की राजनीति में एक अनकॉमन मूव लगता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राजनीतिक संवाद अब सिर्फ रैलियों या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, वो सीधे टकराव और खुली बहस की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये बहस वाकई मुद्दों पर केंद्रित रहती है या फिर व्यक्तिगत आरोपों पर सिमट कर रह जाती है। ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक दिलचस्प मोड़ है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक तस्वीर जापान से आ रही है। 7.5 की तीव्रता का एक जबरदस्त भूकंप। और जब भी जापान में इतने बड़े भूकंप की खबर आती है तो सबसे पहला डर सुनामी का होता है। और वो डर बिल्कुल सही था। भूकंप के तुरंत बाद 3 मीटर यानी करीब 10 फीट ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी जारी कर दी गई थी। तो क्या स्थिति है वो? जापान की तैयारी, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा बहुत अच्छी रहती है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को फौरन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। फिर भी 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये दिखाता है कि प्रकृति की ताकत के आगे बेहतरीन तैयारी भी कई बार काफी नहीं होती। सही बात है। और सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में इंसानी टकराव भी बढ़ रहा है। थाईलैंड कैम्बोडिया सीमा पर हवाई हमले हो रहे हैं। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। दोनों देशों की वायु सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, जिसमें सैनिकों और आम नागरिकों की जानें गई हैं। हजारों लोग इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। और म्यांमार से भी ऐसी एक खबर है। हाँ, वो तो और भी दिल दहला देने वाली खबर है। सेना ने एक चाय की दुकान पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें 18 आम नागरिक मारे गए और उनमें एक 5 साल का बच्चा भी था। ये नब सुनकर लगता है कि दुनिया में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में भी रूस ने हाल के महीनों में अपना सबसे विनाशकारी हमला किया है। इन सब बुरी खबरों के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। अच्छा। अफ्रीका में DRC और रवांडा के राष्ट्रपतियों ने एक शांति समझौते पर आखिरकार दस्तखत कर दिए हैं। ये उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। ये अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ यमन में UAE समर्थित अलगाववादियों ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिससे लाल सागर में पहले से चल रहा शिपिंग संकट वो और भी गहरा सकता है। अब अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की दुनिया का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की धमकी दी है। हाँ, और इस बार निशाने पर मेक्सिको, भारत और कनाडा हैं। ये उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का ही विस्तार है। बिल्कुल। मेक्सिको पर पानी के एक पुराने समझौते को न मानने का आरोप लगाकर 5% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी गई है। वहीं भारतीय चावल और कनाडाई उर्वरकों पर भी टैरिफ लगाने की बात कही गई है। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका चीन ट्रेड वॉर पहले से ही चल रहा है। हाँ, और वहाँ टैरिफ की दरें करीब 30% तक पहुंच चुकी हैं। तो ये वैश्विक व्यापार में तनाव को और बढ़ाएगा। इसका वैश्विक व्यापार पर असर क्या होगा? देखिए, असर तो पड़ेगा, लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प आंकड़ा आया है। चीन का व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस पहली बार $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। $1 ट्रिलियन? जी। इसका मतलब है कि चीन दुनिया को जितना सामान बेचता है वो खरीदने से $1 ट्रिलियन ज्यादा है। ये दिखाता है कि टैरिफ के बावजूद चीन की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पकड़ कितनी मजबूत है। और अर्थव्यवस्था की तरह ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आज एक तरह से जंग छिड़ गई है, खासकर AI को लेकर। डीप सीक ने GPT-5 के मुकाबले अपना मॉडल उतार दिया है, तो मिस्ट्राल भी पीछे नहीं है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक और प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। वो कैसे? खास बात यह है कि OpenAI, जो अब तक इस रेस में सबसे आगे माना जाता था, उसने इसे लेकर कोड रेड घोषित कर दिया है। कोड रेड? जी, कोड रेड एक इमरजेंसी सिग्नल होता है। ये दिखाता है कि उन्हें पहली बार अपनी बादशाहत को असली खतरा महसूस हो रहा है। और ये खतरा सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं, हार्डवेयर से भी है। बिल्कुल, लड़ाई हार्डवेयर के मोर्चे पर भी है। चीन की कंपनी कैम्ब्रिकॉन ने एनविडिया के AI चिप्स को टक्कर देने के लिए अपना उत्पादन 3 गुना करने का ऐलान किया है। तो ये AI के वर्चस्व की एक, आप कह सकते हैं, बहुआयामी लड़ाई है और आने वाले दिनों में ये और भी तेज होने वाली है। चलिए अब कुछ ताजगी के लिए खेल की दुनिया की तरफ चलते हैं। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20I सीरीज शुरू होने वाली है। हाँ, 9 दिसंबर से 5 मैचों की सीरीज है
और सबकी नजरें जसप्रीत बुमराह पर होंगी। वो 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने से सिर्फ 1 विकेट दूर हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा मील का पत्थर होगा। लेकिन क्रिकेट के अलावा शतरंज में भी भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। युवा ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद ने फाइडे सर्किट 2025 टूर्नामेंट जीत लिया है। ये शानदार उपलब्धि है। और फुटबॉल में 2026 फीफा विश्व कप की तैयारियां भी जोरों पर हैं। जी, सह मेजबान कनाडा के ग्रुप का फैसला हो गया है। उन्हें ग्रुप बी में रखा गया है। अच्छी बात यह है कि वो अर्जेंटीना या ब्राजील जैसी दिग्गज टीमों से बच गए, लेकिन उनके ग्रुप में स्विट्जरलैंड जैसी मजबूत यूरोपीय टीम है जो एक बड़ी चुनौती होगी। और अंत में मनोरंजन की दुनिया पर एक नजर, खासकर बॉलीवुड पर। दिसंबर का महीना तो बड़ी फिल्मों से भरा हुआ लग रहा है। बिल्कुल, शुरुआत 5 दिसंबर को रणवीर सिंह और संजय दत्त की स्पाई थ्रिलर धुरंधर से हो रही है। इसके तुरंत बाद 8 दिसंबर को शाहिद कपूर की बुल और 9 को टाइगर श्रॉफ की रैम्बो आएगी। मतलब एक्शन का पूरा डोज है। हाँ, और फिर क्रिसमस पर भी एक खास फिल्म आ रही है 21। ये अगस्त्या नंदा की फिल्म है। जी, लेकिन इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि इसे हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम प्रदर्शन माना जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये भारतीय सिनेमा के एक युग के अंत जैसा होगा। इनके अलावा कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की एक और फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी भी आने वाली है। हाँ, वो भी है। तो इन सब खबरों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है। हमने एक तरफ मैनेजमेंट की चूक से पैदा हुआ संकट देखा, तो दूसरी तरफ प्रकृति का कहर। एक और देशों के बीच बढ़ता तनाव है, तो दूसरी ओर टेक्नोलॉजी के वर्चस्व की होड़। आज की ये पूरी चर्चा एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हमने व्यापार के लिए टैरिफ की बात की, सीमाओं पर तनाव देखा और पानी को लेकर मेक्सिको पर दबाव की खबर भी सुनी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में देशों के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह क्या होगी। हमारी पारंपरिक जमीनी सीमाएं या फिर पानी और टेक्नोलॉजी जैसे वो संसाधन जिनके बिना 21st सेंचुरी में गुजारा मुमकिन नहीं है। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।